अरे ओ सांबा, अमेजोन में सेल कब है रे? 20 से 21 22 सरदार। तो रामगढ़ को इस बार क्या भेजना है? कुछ भी बेच दो, लाइट्स बेच दो, होम अप्लायंसेस बेच दो। तो कालिया लिस्टिंग शुरू किया जाए। बस देख के बहुत फनी लगा होगा आपको, बट सोचा कि थोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं। अमेज़ॉन पे आपको पता है कि सेल शुरू हो रहा है 20, 21, 22। साथ साथ स्नैपडील ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका भी सेल आने वाला है, अनबॉक्स सेल 21, 22 और 23 तारीख को। और क्या क्या आपको मिल सकता है इसमें, इस सेल में, उसकी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन में परचेज़ करना चाहते हैं, स्पेशली परचेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास SBI का कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आपको मिल सकता है 15% तक कैशबैक मोबाइल ऐप से और 10% का कैशबैक वेबसाइट से। 15% का कैशबैक और 10% का कैशबैक आपको साइट पे भी मिल सकता है अमेज़ॉन के पे वॉलेट बैलेंस से। मतलब आप अमेज़ॉन का पे वॉलेट यूज़ करते हैं तो 15% से 10% तक का कैशबैक आपको वहाँ पर भी मिल पाएगा। साथ साथ अब स्नैपडील की बात करें तो स्नैपडील आपको देगा 15% इंस्टेंट डिस्काउंट फॉर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड से इट विल बी अप टू 70%। तो 15% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप स्नैपडील की साइट से परचेस करेंगे उस वक्त। बट मुझे यहाँ पे दोनों की ऑफ़र देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि स्नैपडील से ज़्यादा अच्छी ऑफ़र अमेज़ॉन में है, क्योंकि उनका जो है 250 रुपीज़ से लेके अनलिमिटेड अमाउंट तक आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसमें आपको कैशबैक मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो SBI के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो ऑफ़र है वो 4999 के ऊपर का है। अगर उसके नीचे की अगर कोई वैल्यू आप खरीदेंगे तो अमेज़ॉन पे वॉलेट से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ही आपको वो कैशबैक मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हैं ड्यूरिंग दिस सेल पीरियड, तो आप डेफिनेटली अमेज़ॉन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट तीनों में चेक करते रहिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे सेल लगा है वहाँ पर ही आपको बेस्ट प्राइस में मोबाइल मिलेगा। ठीक है, उससे भी कम रेट में आपको दूसरी वेबसाइट में भी मिल सकता है। फ्लिपकार्ट ने हालांकि कोई मार्केटिंग नहीं की है अभी तक अपने सेल के बारे में, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो सेल की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है वहाँ पर भी आपको अच्छे प्राइस में और उससे भी कम प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ख़रीदें सेल से पहले तो उसको 2-3 वेबसाइट में और चेक कर लें, उसके बाद वो प्रोडक्ट को आप खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में जो है वो पछतावा हो और आप सोचें कि शायद ना लिया होता तो ही अच्छा होता। दोस्तों, ये देखिए, एक पेपर में बहुत बड़ा ऐड है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सब जो है आपका बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं बिज़नेस का, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता तो आप ये नंबर जो है 1800115565, उस पर आप एक बार फ़ोन करके पूछिए कि ये आपको क्या बेनिफिट दे पाएंगे अगर आप अपना बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, एक सवाल है यहाँ पे दिलीप पाल का, थोड़ा लंबा सवाल है यहाँ पे। सर, ईबे का पेमेंट वीडियो देखा हूँ, ईबे का पेमेंट जो COD करने के बाद कस्टमर कैंसिल कर दिया, दिस प्रोडक्ट रिटर्न मेरे पास आ जाएगा। मैं वीडियो में देखा हूँ COD नहीं कैंसिल होगा, ईबे का जो पेमेंट करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 प्रोडक्ट से 7 प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, 3 ऑर्डर कैंसिल होगा, ईबे 3 ऑर्डर मेरे पास रिटर्न करेगा नहीं, कुछ प्लस माइनस चार्जेस कटने डिस्प्ले में देखा हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लस माइनस जो होता है मेरे 7 प्रोडक्ट से कटेगा। देखिए, ईबे का मैं आपको सिंपल फंडा समझा देता हूँ।
ऑर्डर्स का पेमेंट का क्या होता है, ईबे का जितना भी ऑर्डर आता है वो पहले आपके अकाउंट में एज अ प्लस दिखाता है। अगर वो ऑर्डर रिटर्न हो जाता है या फिर रिफ़ंड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो एक बार तो आपके अकाउंट में प्लस दिखाएगा ही, उसके बाद भले ही वो 3 महीने के बाद ऑर्डर वो रिटर्न होता है या फिर 2 महीने के बाद या 10वें दिन में वो रिटर्न होता है तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर लेट से जनवरी में आया है और रिटर्न फरवरी में आ रहा है तो जनवरी के स्टेटमेंट में आपको वो प्लस में दिखाएगा और फरवरी के स्टेटमेंट में वो आपको माइनस में दिखाएगा उसी ऑर्डर के सामने, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अमित नंदा का एक सवाल है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज़ आई वाज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट selling online. I am selling offline, but when I talked about to start doing online, everyone suggested me not to do that because many of the beginners are in loss cause of return rates, penalties by marketplace and re-logistic charges. Someone told me if your product will be returned, still they cut their commission and re-logistic. So it's a phobia for me. Should I start or not? अमित जी, देखिए ई कॉमर्स का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सब लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सेल करना चाहते हैं और सेल शुरू भी कर देते हैं बिना समझे, बिना उनके रूल्स समझे, बिना उनके पॉलिसीज़ को समझे, ठीक है। और इसलिए मैं कहता आया हूँ फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो कि आप लोग इसमें हड़बड़ी मत करिएगा, पहले अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। अमेज़ॉन में आप अगर फ़ोन करके बोलेंगे कि आपको सेल करना है प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन के रिप्रेजेंटेटिव शायद आपके वहाँ पे आ जाए, आपको प्रोडक्ट सारे लिस्टिंग भी करवा देंगे, ठीक है, और सेल भी शुरू करवा देंगे, क्योंकि उनको जो है उनका परफॉर्मेंस है, उनका ईयरली अप्रेजल, वो सब आपके सेल के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। आपके वहाँ से कितना प्रोडक्ट का सेल हुआ उसके ऊपर उनका परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है। आपके वहाँ पे कितना रिटर्न हो गया वो उनके परफॉर्मेंस में नहीं जाता है, ठीक है। तो वो उन लोगों की कोशिश यही रहती है कि कैसे आपसे सेल करवाया जाए, ठीक है, कैसे आपको हेल्प करे कि आपके रिटर्न्स कम आए और कमीशन कम कटे, फालतू के कमीशन ना कटे, प्रोडक्ट डैमेज हो रहे हैं उसका कैसे हेल्प करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वो लोग सामने से कभी देने नहीं आएंगे, वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप बहुत अच्छा पॉइंट निकालें और इसके बारे में मैं सोचा कि आपको थोड़ा इसी व्लॉग के थ्रू बता दूं। ई कॉमर्स के बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, जैसे कि सब ने कहा कि बहुत लॉस होता है, बट डेफिनेटली लॉस होता ही है क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि बिज़नेस कैसे करना है, ठीक है। पहले आप कॉस्टिंग उसका गलत निकालते हो। कॉस्टिंग में वही जो मैंने पहले कहा था कि आप सोचते हो कि 100 में लिया है तो 200 में बेचेंगे, कमीशन और वो काट के हमको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, बट वैसा नहीं होता है। प्लस जो रिटर्न्स आते हैं प्रोडक्ट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जो रिटर्न्स प्रोडक्ट आते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ और आपके पास वापस आ गया, तो उसके भी 1 वे शिपिंग चार्ज कंपनी आपके वहाँ से कलेक्ट कर लेती है। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, स्नैपडील है, पेटीएम है, तो ये सारी कंपनीज जो है वो आपसे रिटर्न शिपमेंट चार्जेस कलेक्ट कर लेती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शरद का एक यहाँ पे सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, डू यू नीड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड फॉर इट, हाउ इट्स डन। कैमरा ओके, देखिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं लो स्केल में, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा अलीबाबा, ठीक है। वो भी अगर आपको नहीं करना है तो अली एक्सप्रेस में और अलीबाबा में आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स लो रेट में मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं मांगेंगे, वो प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर देंगे, लेकिन शिपिंग चार्जेस होता है थोड़ा नॉमिनल, लेकिन वो होने के बावजूद भी आपको काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो बहुत ही लो रेट में होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, गैजेट्स की, ठीक है, तो हर रोज़ कोई नया गैजेट निकलता है। अभी स्मार्ट वॉच बहुत चलता था, आपको पता होगा, जो स्मार्ट वॉच आप अमेज़ॉन में 600-700 रुपये में देख रहे हैं, वो अगर आप चाइना से मंगाते हैं तो वो 250 रुपये में पड़ती है, ठीक है। मैंने नहीं मंगाई है, बट मैंने रेट सारे पूछ लिए थे, 250 रुपये में वो प्रोडक्ट पड़ती है। वहाँ पे शिपिंग और सब मिला के आपको 300 से 350 मैक्सिमम वो पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पे मंगवाने के बाद
जब आप सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को तब आपको उसका 100% आउटपुट वैट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। और सोर्सिंग कहाँ से की आपको उसका भी प्रूफ रखना पड़ेगा, लेकिन जो वैट है वो आपको 100% भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी वैट की, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। राकेश सावंत का एक सवाल है यहाँ पे, सर होलसेल से ली हुई बल्क क्वांटिटी सब सेल ना हो तो क्या करना होगा, प्लीज़ शेयर योर स्ट्रैटेजी। देखिए हर एक बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा डेड स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है। और डेड स्टॉक जो है वो उसको आप कैसे सेल कर पाएंगे आगे, कैसे उसका इंश्योर करना है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक आपके पास ना पड़ी रहे। पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको स्टॉक कितना रखना है, ठीक है। अगर आप लाखों में स्टॉक रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसका स्टॉक जो है वो रेगुलरली क्लियर करते रहें, क्योंकि आपका जो पैसा उसमें लगा है वो उस पर भी आप इंटरेस्ट लगता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। 10% या 12% जो भी है इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, ये मान के चलिए। अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ा हुआ है तो डेड स्टॉक तो है ही, प्लस आपको इंटरेस्ट के भी जो हर महीने पैसे लगते हैं वो तो उसका लॉस होगा ही। तो उसको क्लियर करने के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट हो जो सेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको जो परचेज प्राइस है लास्ट टू लास्ट परचेज प्राइस जो है उसी पे आप सेल कर दीजिए विद ज़ीरो प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉक मत रहने दीजिए, भले ही सेल नहीं हो रहा है तो उसको जो प्राइस में आपने ख़रीदा है एटलीस्ट वो प्राइस से आप उसको निकाल दीजिए, ताकि आप दूसरा कुछ माल ख़रीद पाएँ जो रेगुलरली रन करता है मार्केट में, ठीक है। अगर मेरे पास 2 लाख का प्रोडक्ट पड़ा है और मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ तो 2 लाख पे मुझे इंटरेस्ट लग रहा है हर महीने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि वो प्रोडक्ट को क्लियर कर दूंगा स्टॉक में से, मतलब सेल कर दूंगा जो प्राइस से ख़रीदा हूँ, और मुझे वो जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी, उससे मैं जो प्रोडक्ट्स रनिंग प्रोडक्ट्स है वो ख़रीदूँगा और उस पर मैं मार्जिन अर्न करूँगा। तो कहीं पे आप कभी कभी प्रोडक्ट्स ऐसे ख़रीदते हैं जो पहले चलता है फिर बाद में रुक जाता है उसका सेल, तो उसको लो प्राइस में आप निकाल दीजिए विदाउट लॉस ऑब्वियसली। बट अगर कोई प्रोडक्ट है जो कितना भी मेहनत कर लो आप नहीं निकल रहा है तो आप उसको एकदम सस्ते प्राइस में एक बार निकाल ही दीजिए, लो वैल्यू प्रोडक्ट हो तो, ठीक है। क्योंकि वो पैसा आपको बिल्कुल काम में नहीं आएगा और वो पैसा दबा हुआ पड़ेगा, तो किसी का हेल्प नहीं होगा, आपका भी हेल्प नहीं होगा उसमें। तो उसको निकाल के आप जो फ्रेश रनिंग प्रोडक्ट्स है उसको ख़रीद लें। तो ये स्ट्रैटेजी जो है हम यूज़ करते हैं हमारी तरफ से। जो स्टॉक पड़ा है उसको हम फटाफट क्लियर करते हैं, अगर जो नहीं चल रहा है उसको, और जो लेटेस्ट चल रहा है बाज़ार में उसको हम ख़रीदते हैं, तो उसमें हमको लॉस नहीं होता है। बट हाँ, उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे हमको प्रॉफिट भी नहीं होता है, बट दैट्स ओके, क्योंकि हमको इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है, वहाँ पे हमारा बेनिफिट हो जा रहा है हर महीने 2% का या 3% का, जो भी आप पकड़ के चलते हैं। केतन जी का एक सवाल है, फेसबुक में मुझे पूछा था वो सवाल। और एक बात बता दूं, फेसबुक में मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब आते हैं जो मैं इंस्टेंटली वहाँ पर भी दे देता हूँ। तो आप फेसबुक पर भी मेरे पेज को लाइक या फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको सवाल के जवाब मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनका सवाल था कि व्हाट इज़ यूपीसी। देखिए यूपीसी उसका जो जनरल टर्म है वो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये एक 12 डिजिट का एक कोड होता है जो रिटेल पैकेजिंग में यूज़ होता है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का एक एक्सक्लूसिव रिटेल पैकेजिंग कोड होता है 12 डिजिट का, जिससे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। तो वो सेम कोड जो है वो दूसरे प्रोडक्ट में वो यूज़ नहीं होता है। हर एक कोड का अलग यूपीसी कोड होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप अमेज़ॉन की साइट पे या फिर फ्लिपकार्ट की साइट पे अगर आप जाएंगे, साइट पे नहीं मोबाइल ऐप पे जाएंगे, ठीक है, उससे आप कोई भी एक प्रोडक्ट आपके पास वैसा हो जिसमें बार कोड हो प्रोडक्ट का, ठीक है, उसमें सर्च में ऑप्शन रहता है स्कैन का, तो वहाँ पे वो ऑन करके आप आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है उसमें जो बारकोड है उसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा वो प्रोडक्ट जो है उसकी वेबसाइट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो यूपीसी कोड है वो एक्सक्लूसिव है उस प्रोडक्ट का, उसके सिवा और कोई भी प्रोडक्ट का वो यूपीसी कोड नहीं होता है। तो आपको यूपीसी कोड अगर लेने हैं तो वो जनरेट करना पड़ता है, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, और वो जनरेट करने का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो ख़रीदना पड़ता है, तब आप वो यूपीसी कोड जो है वो आपके प्रोडक्ट्स के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर हैं तो आपके प्रोडक्ट्स के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। सोनाली का एक सवाल है यहाँ पे, टीडीएस प्लीज़, बस इतना ही लिखा हुआ है, बट मैं समझ गया कि उनका कहने का मतलब क्या है। टीडीएस के बारे में आपको थोड़ा जानना है, तो देखिए टीडीएस आपको नॉर्मली तो पता ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप जॉब करते हैं कोई भी कंपनी में तो आपकी सैलरी जब आती है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि
TDS कटा हुआ आता है। तो बेसिकली TDS क्या होता है कि जो भी टैक्स यू आर पेएबल लायबल टू पे वो पहले ही डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप रिटर्न्स भरते हैं, आपका IT रिटर्न जब भरते हैं, तब वो जो TDS जो डिडक्ट हो चुका है वो आपको बाद में रिफंड मिल जाता है, ठीक है। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में ये TDS क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका मैं 1 या 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। आपके ई-कॉमर्स बिजनेस में कोई भी मार्केट प्लेस आपको जो इनवॉइस देता है, ठीक है, वो इनवॉइस में जो भी कमीशन होता है उसके ऊपर 10% TDS आपको भरना पड़ता है। वो आप अपनी तरफ से पहले TDS भरेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आप पे करेंगे, ठीक है। तब आप लीगली वो जो कमीशन इनवॉइस है उसको आप एज एन एक्सपेंस दिखा पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप उसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो जब आप IT रिटर्न फाइल करेंगे अपने कंपनी का या फिर आपका खुद का, तब आप उसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे। सपोज़ आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं हर साल, ठीक है, और कमीशन आया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो वो 2 लाख रुपए जो है वो आपको एज एन एक्सपेंस दिखाना है तो आपको उसका TDS भरना पड़ेगा। अगर TDS नहीं भरा तो वो 2 लाख रुपए जो है वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 2 लाख के ऊपर आपको और एडिशनली इनकम टैक्स लग जाएगा। तो वो पहले आप TDS भरेंगे आपकी तरफ से, ठीक है। TDS भरने की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पे आप भरेंगे, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ठीक है। क्वार्टरली इसको आप भरेंगे, फिर वो सर्टिफिकेट आप मार्केट प्लेस वेबसाइट में भेजेंगे, अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो। फिर वो मार्केट प्लेस वेबसाइट जो है वो आपको वो TDS अमाउंट रीइंबर्स करेगा आपके ही अकाउंट पे, ठीक है। तो बेसिकली आप जो TDS अमाउंट पे कर रहे हैं वो TDS अमाउंट आपको वापस मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट वो क्या है कि उसमें टाइम लगता है मिलने में, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं अमेज़ॉन से वापस आने के लिए, फ्लिपकार्ट से वापस आने के लिए। लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम वो क्वार्टरली जैसे ही आप TDS भरते हैं, उसका सर्टिफिकेट जैसे ही जनरेट होता है वो आपको ऑन द स्पॉट उनकी वेबसाइट में जाके उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और फॉलोअप करते रहना है कि वो TDS आपको वापस आया है कि नहीं आया है, ठीक है। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई और सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिएगा।